तुम नहीं होगे दासी पुत्र। दादी माँ, आपका अनुमान बिल्कुल सही था। दोनों मूर्ख एक दूसरे के रक्त से अपनी प्यास बुझाने के लिए लड़ रहे हैं, आपस में लड़ मरे। क्योंकि कोई भी मरे मेरे लिए तो अच्छा ही है। राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए एक शत्रु कम मारना पड़ेगा। कोई अंतिम इच्छा है तो बता दो मेरे भाई। एक इच्छा तो इसी क्षण पूर्ण होने वाली है। रुक जाओ! कोई भी अपने स्थान से नहीं हिलेगा। मैंने कहा अपने शस्त्र नीचे फेंक दो। ये मेरा आदेश है। पुनः वही स्थिति उत्पन्न हो गई है। मेरे दोनों पुत्रों की तलवार एक दूसरे के रक्त की प्यासी हो गई। भाइयों में वर्चस्व का संघर्ष आरंभ हो गया। दुर्भाग्यवश राजवंशियों की यही परंपरा रही है कि सिंहासन के लोभ में आपस में शत्रु बनकर लड़ते रहते हैं। किंतु पाटलिपुत्र में रहते मैं ऐसे होने नहीं दूंगा, कदापि नहीं। बुड्ढे को भी अभी आना था, थोड़ा विलंब से नहीं आ सकता था। और एक बात कान खोल के सुनो, आत्मसात कर लो। तुम दोनों के धमनियों में मेरा रक्त बह रहा और उसे व्यर्थ करने का अधिकार मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं, क्योंकि उस रक्त पर तुम्हारा नहीं भगत का, इस मातृभूमि का अधिकार है। वो बहेगा तो केवल मातृभूमि के रक्षा के लिए, उसकी सेवा के लिए। आज के पश्चात तुम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को आघात करने का प्रयास नहीं करेगा। स्मरण रहे, यदि तुम दोनों में से किसी भी एक की मृत्यु हुई, मैं परिस्थिति देखूंगा और कारण मैं दूसरे को भी उसी क्षण मृत्युदंड दे दूंगा। और यह मगध सम्राट बिंदुसार का आदेश है। अपने पुत्रों के विषय में ऐसे कठोर बातें कहना, एक पिता के लिए इतना कठोर निर्णय लेना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, उसका अनुमान तुम दोनों कभी नहीं लगा सकते। किंतु तुम दोनों ने मेरे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा। इस परिवार ने बहुत त्रासदी सही है। छल, आक्रमण, विश्वासघात, शत्रुओं से भी और
अपनों से भी। मुझे तो इन 10 वर्षों में यह प्रतीत हो रहा था कि महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित इस वंश की गरिमा ही समाप्त हो जाए। ये 10 वर्ष मैंने यही सोचकर व्यतीत किए हैं कि यदि ईश्वर मुझे एक अवसर और दे दे तो मैं इस परिवार को कदापि टूटने नहीं दूंगा। अब मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है और मैं पुनः मौर्य वंश की प्रतिष्ठा को शिखर पर ले जाने के लिए उत्साह से ओतप्रोत हूं। किंतु जिसने भी उसकी गरिमा को कलंकित करने का प्रयास किया उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। किसी को भी अपने परिवार को तोड़ने नहीं दूंगा। पुत्र कोई उत्पात ना करे, अनर्थ ना करे, इसके लिए दोनों माताएं उत्तरदायी होगी। मरण रहे महारानी चारुमित्रा। अशोक को यदि एक भी खरोच आई तो बिना किसी कारण जाने उसी क्षण सुशीम को दंडित करूंगा। और रानी धर्मा, आपको भी अशोक पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कुछ कहना चाहती हो? देर हो चुकी है, विश्राम कीजिए। मेरे विचार से हमारे पुत्रों को उनके दायित्व का आभास कराना आवश्यक हो गया है। सदैव मरने मारने का अवसर ढूंढते रहते, इसलिए अच्छा होगा कि उन्हें रचनात्मक कार्य सौंप दे ताकि उनका ध्यान उनके कार्य पर केंद्रित हो जाए। अब अशोक आ गया है तो ये सोच रहा हूं कि राज्य व्यवस्था का कार्य विभाजित कर वो बोझ अशोक और सुशीम के कंधे पर डालूंगा। मैं कल ही इन दोनों को अलग अलग कार्यभार सौंपता हूं ताकि उन्हें जीवन में कुछ करने का उद्देश्य तो मिले। यदि आपकी आज्ञा तो कुछ कहूं आपसे? अवश्य पूछिए। तुमसे परामर्श मांगने के लिए मैंने ये बात छेड़ी थी। उन्हें कार्यभार सौंपने का विचार उत्तम है। आपके आदेश के पश्चात वो दोनों एक दूसरे को क्षति पहुंचाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे, पर हम आजीवन तो उन्हें रोकने के लिए, उन्हें समझाने के लिए नहीं रह सकते। आपने हमें अपने अपने पुत्रों को नियंत्रण में रखने का आदेश दिया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक आयु के पश्चात पुरुष को परामर्श करने के लिए माता पिता नहीं, एक पत्नी होती है। तुम्हारे कहने का आशय मैं भली भांति समझ गया हूं धर्मा। बड़े ही शुभ विचार हैं तुम्हारे। श्रावण मेले के अवसर पर पड़ोसी मित्र राज्यों की आसपास के राज्य की राजकुमारियों को उनके माता पिता समेत यहाँ पधारने का निमंत्रण में भेजता। उसके पश्चात अपने पुत्रों के लिए योग्य कन्याओं का चयन हम करेंगे। तुम्हारी सोच को जहां तक मैं समझ रहा हूं धर्मा, कि दाम्पत्य जीवन में अपने पुत्रों को प्रवेश करा के उनके क्रोध को नियंत्रित करने की मंशा है तुम्हारी। वैवाहिक जीवन उन्हें धैर्य और शांति प्रदान करेगी, क्योंकि विवाह के पश्चात पुत्रों को उनके लिए जीना होगा जो उन पर निर्भर है। अशोक के लिए कोई कन्या देखी है आपने? हाँ, कलिंग की राजकुमारी कौर 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 कौर। मैं जानती हूँ कलिंग मित्र राज्य नहीं है, पर मित्रता बनाने के लिए इससे अच्छा विकल्प और क्या हो सकता है? हम दोनों में इतने मतभेद होने के पश्चात भी
क्या तुम्हें संभव लगता है? हाँ, क्योंकि कौरकी ने अशोक को तक्षशिला में ही नहीं, यहाँ भी उसका समर्थन किया है, संबल किया है। इतनी छोटी सी आयु में भी उसमें कितना साहस था, कितना धैर्य था। और वो उसकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि वो अशोक को भलीभांति समझती है। उसे हृदय से उसने स्वीकार किया है और मुझे विश्वास है कि अशोक के क्रोध को, उसके आवेश को कौरकी शांत कर पाएगी। और यदि वो दोनों मिल गए तो आचार्य चाणक्य के अखंड भारत का स्वप्न भी पूरा होगा। यदि तुम्हें विश्वास है तो मैं कलिंग भी निमंत्रण भेजूंगा। तुम्हारे सुझाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं धर्मा। इन बीते वर्षों में यही तो एक कमी थी कि मुझे कोई उचित परामर्श देने वाला था ही नहीं। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मौर्य वंश खंडित नहीं, विस्तृत हो गया है। सम्राट, निरंकुश को यहाँ उपस्थित होने के लिए आदेश भेजा था मैंने, परंतु वो राजकीय कार्य से यात्रा पर है। उसे यहाँ पहुंचने में और 4 दिन लगेंगे। उसके यहाँ पहुंचने के पश्चात ही कुछ पूछताछ संभव। 4 दिवस सम्राट, 4 दिवस लगेंगे सम्राट। निरंकुश अपने मुख पर लगी चोटों को छुपाने के लिए 4 दिवस मांग रहा है, ताकि वो आपको मुख दिखा सके। है ना महामात्य? हम निरंकुश के आने और उसके स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। मैंने जितना सोचा था उससे भी कई अधिक स्थिति गंभीर है। अशोक जी ने बंदी बनाकर लाया था, उन्होंने यातना पाना स्वीकार किया, किंतु मुंह खोलना नहीं। अब मेरे समक्ष ये प्रश्न बार बार उठ रहा है कि मृत्यु से अधिक भय उन्हें किसका है और क्यों? ऐसा कौन है जो हमारे नाक के नीचे समांतर शासन चला रहा है, और वो भी इतने गुप्त रूप से कि हमें ज्ञात भी नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई विदेशी शक्ति का हाथ है? पिताजी, मेरे विचार से अभी किसी भी निर्णय पे पहुंचना शीघ्रता हो। देखिए, अभी ये भी ज्ञात नहीं हुआ है कि वो लोग किसके लिए कार्य कर रहे थे। उनका संबंध प्रांतपाल निरंकुश से है भी या नहीं, और संबंध है तो क्या है? प्रश्न अनेक है, और एक प्रश्न ये भी है, ये भैया अशोक की कोई कल्पना भी तो हो सकती है। मेरे भाई राजकुमार सियामक, तुम ये बात भूल रहे हो कि हम भारतवर्ष के प्राणी आधारहीन आरोप नहीं लगाते। वो पीड़ित मेरी कई बातों के साक्षी हैं, वही आधार है मेरे पास। वो पीड़ित जिन्हें मात्र तुमने देखा, जिन्होंने केवल तुम्हें अपना दुख सुनाया। मेरे कहने का अर्थ है पिताजी कि इससे पहले ऐसे आरोप किसी ने भी लगाए। किसी ने भी आज तक सभा में आकर उस आतंक के विरुद्ध सहायता की मांग नहीं की। किंतु जब से तुम पाटलिपुत्र लौटे हो अशोक, ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, ये हमारी दृष्टि में आई है। ये मात्र एक संयोग ही होगा। नहीं, तुम इसे मेरी योग्यता, कौशल और क्षमता भी समझ सकते हो। जो कार्य तुम 10 वर्षों में नहीं कर पाए, वो मैंने कर दिखाया। क्षमा कीजिए सम्राट, जहां तक मुझे सूचना है, कोंडना जैसे व्यक्ति का कोई अस्तित्व है ही नहीं। फिर भी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जांच करने के लिए आप मुझे थोड़ा समय प्रदान करें। सम्राट, मैंने इस विषय की प्रारंभिक जांच अपने सूत्रों से पहले ही कर ली है। आचार्य चाणक्य द्वारा स्थापित गुप्तचर तंत्र अब भी सक्रिय है, और मेरे गुप्तचरों ने मुझे सूचित किया है सम्राट कि कोंडना नामक व्यक्ति अवश्य है, और ये किसी की कल्पना नहीं और ना ही संयोग है।
कोई अतिरिक्त कर है सम्राट, जिसे हमारी प्रजा आतंकित होकर उसे देती आ रही है। उस कौंडना का इतना आतंक है कि कोई भी उसके विरुद्ध राज्य के अधिकारियों को सूचना नहीं देता है और ना ही उसका विरोध करता है। पूरा कार्य इतनी कुशलता से संपादित होता है कि कोई प्रमाण या साक्ष्य प्राप्ति नहीं होता सम्राट। वो सत्य ये भी है कि कोई भी कार्य और कोई भी वस्तु करमुक्त नहीं है। अन्न से लेकर कृषि, श्रम से लेकर व्यवसाय, सब पर कर है सम्राट, कौंडना कर। ये समझ लीजिए सम्राट के केवल श्वास लेने वाली वायु ही कर मुक्त है। किंतु वो धन जाता कहां है? और जो स्त्री पुरुष ले जाए जाते हैं उनके साथ क्या होता है? सम्राट, वो निर्दोष पुरुष उसके कार्य प्रणाली का अंग बन जाते हैं। उन्हें इतना विवश किया जाता है, कितना अत्याचार किया जाता है उन पर कि वो दूसरों पर अत्याचार करने के लिए विवश हो जाते हैं। और स्त्रियां, उनका व्यवसाय किया जाता है। ऊंची बोली लगाने वाले उनका क्रय करते हैं और क्रय की गई स्त्रियों को इस देश के बाहर भेज दिया जाता है। तुम्हारे साथ तो जो कुछ भी करेगा वो कौंडाने करेगा। यदि अशोक और आचार्य राधा गुप्त अल्प समय में सीमित साधनों से इतना कुछ ज्ञात कर सकते हैं तो आपके पास संपूर्ण प्रशासन तंत्र है। उसके होते हुए भी आप कुछ भी नहीं कर पाते। इनके मौन का अर्थ यह है कि महामात्य का तंत्र अक्षम है या अवश्य ये किसी को संरक्षण दे रहे हैं। स्पष्ट है कि इस अभय तंत्र को एक ही व्यक्ति संचालित कर रहा है और वो है कौंडना। किंतु ये कौंडना है कौन? कहां से आया है? धन संग्रहित करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या है? आचार्य, क्या आपके गुप्तचरों को कुछ ज्ञात हुआ? नहीं सम्राट, वो रहस्य है सबके लिए। उसके लिए कार्य करने वालों ने भी उसका मुख तक नहीं देखा है सम्राट। एक अंधेरी कंदरा में रहता है, वहीं से सब कुछ संचालित करता है। आरंभ करो। उत्तर तुम उत्तरी पाटलिपुत्र से प्राप्त कर का विवरण दो। पहाड़ी के पीछे वाले ग्राम से 1400 पण, पुराने मंदिर के समीप की बस्ती से 1321 पण, व्यवसाय स्थल से 970 पण और जनजातीय क्षेत्र से 774 पण। और दक्षिण? दक्षिणी पाटलिपुत्र के समीप वाले ग्राम से 1600 पण और नगर से 1379 पण और हाट क्षेत्र से 823 पण। कहो। कल जिन लोगों को निरंकुश लेके आने वाला था उन्हें अशोक ने छुड़ा लिया और अब बिंदुसार को सब ज्ञात हो गया है। वो सतर्क हो गए हैं और हमें ढूंढ निकालने का उन्होंने आदेश दे दिया है। बिंदुसार निकम्मा राजा है। उसमें सामर्थ्य होता तो उसके नाक के नीचे अपना साम्राज्य नहीं चला पाता मैं। और अशोक वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। और मूर्ख सुशीम जो नहीं कर सका वो मैं करके दिखाऊंगा। पहले अशोक को मारूंगा, फिर सुशीम, उसके पश्चात केवल बचेगा सियामक।
इस राज परिवार का विनाश मेरे हाथों निश्चित है। ये कौंडना है कौन और कहां से आया है? अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मुझे किसी ने भी इसकी सूचना क्यों नहीं दी? क्या हमारे गुप्तचर कार्य नहीं कर रहे? हमें कौंडना को शीघ्र से शीघ्र ढूंढना होगा। इस अभियान में मेरे श्रेष्ठ सैनिकों की सहायता ली जाए। सम्राट, कौंडना को ढूंढने के लिए सेना जुटाने की आवश्यकता क्यों है? हम स्वयं राजकुमार सुशीम से ही पूछ लेते। संभवतः इन्हें अवश्य ज्ञात होगा। इनके अनुसार तो पाटलिपुत्र में इनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये कौंडना कैसे कार्य कर रहा है? बताइए राजकुमार सुशीम, ये तो आप अवश्य जानते होंगे। तुम्हारे निराधार आक्षेप सुनने का अभ्यस्त हो चुका हूं मैं अशोक। कुछ करके दिखाओ, कुछ प्रमाण तो दो, तो कुछ नई बात होगी। कल मेरा प्रयास वही था सुशीम, तो सम्राट बीच में आ गए, अन्यथा मेरी सूची में से एक नाम अवश्य कट जाता। भैया, आपको हो क्या गया है? बात बात पर सूची, उल्टी गिनती, नाम काटना, ये सब है क्या? क्या आप थोड़ी देर के लिए अतीत को भूलकर किसी अन्य विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते? बचपन से मेरी यही समस्या है श्यामक। जब तक मेरे उद्देश्य की पूर्ति ना हो जाए, मेरा ध्यान कहीं और केंद्रित नहीं होता। मेरा उद्देश्य कल भी जन कल्याण और राष्ट्र निर्माण था और आज भी वही है। और ना मुझे अपने नाम, ख्याति और प्रसिद्धि की अभिलाषा है। तुम्हारे इसी अंतर कला को देखकर भाइयों के मध्य ग्रह युद्ध को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ निर्णय लिए हैं। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.